गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान को बचाने के लिए जूनर वहां गई थी, पर बिंगे और ऑल ऑफ सोल्स के लोगों को पता नहीं था कि वो एशियन ट्राइब से है और उसने जूनर को धमकाया था। गु कबीले का एल्डर गु शेंग ऑल ऑफ सोल्स के लोगों से फाइट करने लग गया था और गु लिन बिंगे से फाइट कर रहा था, पर बिंगे की पावर गु लिन के सामने मामूली थी, इसीलिए आसानी से उसके अटैक को रोक रहा था। ऑल ऑफ सोल्स के लोगों ने जियोयान को पकड़ने की कोशिश की, पर जूनर ने अपनी हेवनली फ्लेम से उन सभी को मार दिया था और वहां मौजूद कोल्ड क्यू बैरियर को भी तोड़ दिया। बिंगे को भी एहसास हो गया था कि जूनर एक एशियन कबीले से है, इसीलिए उसने जियोयान से माफी मांगी थी और वहां से चला गया था। जूनर ने किंग हाई को पकड़ लिया था और उसे जियोयान को सौंप दिया था और अब कई सालों के बाद जियोयान और जूनर दोबारा मिले थे। फिर अब हम देखते हैं कि जूनर अभी जियोयान के साथ ये फैमिली में होती है। ये फैमिली के लोग अब उनका आदर कर रहे थे क्योंकि उन्हें अब जियोयान की पावर का अंदाजा था। ग्रेट एल्डर ये चोंग उन्हें कहते हैं कि ग्रेट बैटल अब खत्म हो गई है, इसीलिए इस फाइट में कई चीजों की में गड़बड़ी आई है, इसीलिए मुझे कुछ मामलों की व्यवस्था करने के लिए जाना होगा और अगर मुझसे कोई लापरवाही हुई हो तो आप मुझे माफ कर देना। जियोयान उठकर उन्हें रेस्पेक्ट देता है और कहता है कि आप अपने बिजनेस का ख्याल रखें, आप बेझिझक यहाँ से जा सकते हैं। वो वहाँ से जिनलान के साथ चले जाते हैं। जूनर जियोयान से कहती है कि अब तुम आगे क्या करने का प्लान बना रहे हो। जियोयान कहता है कि मैं ऑल ऑफ सोल्स से अपने मास्टर को बचाना चाहता हूँ। जूनर उसे कहती है कि जियोयान तुम्हारे मास्टर जरूर वेनेरेट याओ चेन होंगे। याओ लाओ का असली नाम याओ चेन ही था। जियोयान उसे हाँ में जवाब देता है और सोचता है कि जूनर का ट्राइब वाकई काफी पावरफुल है, जो इसे मेरे मास्टर के बारे में भी पता है। गु फैमिली का एल्डर गु शेंग याओ चेन का नाम सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि जियोयान क्या वाकई याओ चेन के डिसिबल हो। गुलिन कहते हैं कि वेनेरेट याओ की एल्केमी एबिलिटीज काफी ग्रेट है, जिसे पूरे टू कॉन्टिनेंट में कुछ ही लोग मैच कर सकते हैं। हमारे पास पहले भी उसके साथ कुछ मुलाकातें हुई है। हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो अभी करंटली में ऑल ऑफ सोल्स के हाथों फंसा हुआ होगा। जूनर को जियोयान की फिक्र थी। वो कहती है कि तुम अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ और इन दोनों फाइट वेनेरेट के साथ भी ऑल ऑफ सोल्स के चंगुल से मिस्टर याओ लाओ को बचाना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए तुम्हें लापरवाही से काम नहीं लेना चाहिए। जियोयान उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने अभी फिलहाल में अपनी खुद की इच्छा से ऑल ऑफ सोल्स की तलाश नहीं की थी और मैं बिना प्लानिंग के कभी भी उन पर अटैक नहीं करूंगा। तो जूनर उसे कहती है कि क्या तुम्हें अपने पिता जियो जान के ठिकाने के बारे में कोई सुराग मिला है। सालों पहले जियोयान के पिता को भी ऑल ऑफ सोल्स ने पकड़ लिया था, पर उनके बारे में अभी कोई खबर नहीं थी। जियोयान को अपने पिता की याद आने लगती है तो थोड़ा सैड हो जाता है। उसे उनके साथ बिताए लम्हे और बातें याद आने लगती है। जियोयान कहता है कि जब से मेरे पिता गायब हुए हैं मुझे उनकी कोई भी खबर नहीं मिली। उसके हाथ कांप रहे थे। जूनर भी उसे मायूस देखकर सैड हो जाती है। वो कहती है कि मैं अपने क्लेन में वापस लौटने के बाद अंकल जियो जान को खोजने के लिए अपने गु क्लेन की पावर का इस्तेमाल करूंगी। अगर मुझे उनके बारे में कोई भी सबूत मिला तो मैं तुरंत कुछ लोगों को तुम्हें उनके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए भेजूंगी। जियोयान सोचता है कि चाहे मुझे अपने मास्टर को बचाना हो या फिर अपने पिता को ढूंढना हो, दोनों के लिए मुझे पर्याप्त ताकत चाहिए, इसीलिए मुझे पिल टावर में मौजूद 3000 बर्निंग फ्लेम को प्राप्त करना होगा। वही हमें गु क्लेन के माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक सैनिक कमांडर लिंग क्वान के पास आता है। ये वही कमांडर था जो सालों पहले जूनर को जियानान एकेडमी से लेने आया था और उसने जियोयान का मजाक उड़ाया था। वो सैनिक लिंग क्वान से कहता है कि कबीले के एल्डर ने ऑर्डर दिया है कि आपको तुरंत ये सिटी में अपनी सेना लेकर जाना होगा और यंग लेडी को गु रियल में वापस लेकर आना होगा। ये सुनकर लिंग क्वान हैरान हुआ कहता है कि क्या यंग लेडी ये सिटी में गई है और क्या वो जियो फैमिली का कचरा जियोयान भी वही मौजूद है। तो सैनिक कहता है कि आपका अंदाजा बिल्कुल सही है, जियोयान भी वही है। इससे लिंग क्वान को गुस्सा आता है और वो कहता है कि उस जियोयान को मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि जूनर से दूर रहना। लगता है कि वो जियोयान इस कमांडर के शब्दों को भूल चुका है, इसीलिए अब उसे सबक सिखाने का वक्त आ गया है और अब वहाँ से निकल जाता है। वहीं हम जियोयान को ये फैमिली के एक रूम में देखते हैं जहाँ वो अपनी पावर को रिकवर कर रहा था। कुछ घंटों में ही वो अपनी पूरी डूक्यू को रिकवर कर लेता है। जियोयान को पता था कि जूनर भी वहाँ मौजूद है तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यही मौजूद हो, फिर भी तुम खुद को क्यों छिपा रही हो। जूनर उसके सामने आ जाती है और कहती है कि काफी रात हो चुकी है, फिर भी जियोयान तुम आराम क्यों नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। और वो गॉड सील टेक्निक की बची हुई सील के स्क्रॉल को बाहर निकाल लेती है और कहती है कि तुम अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ अब गॉड सील की थर्ड सील की भी प्रैक्टिस कर सकते हो और उसे स्क्रॉल देने
लगती है। जियोयान को एहसास होता है कि उसकी काफी परवाह करती है, जो अपने कबीले के नियमों के विरुद्ध जाकर मुझे गॉड सील सौंप रही है। जूनर कहती है कि प्लीज तुम इसे मेरे इस गिफ्ट को रिजेक्ट मत करना। इस सेंट्रल प्लेन्स में कई सारे स्ट्रॉन्ग पेटिशनर मौजूद है, इसीलिए तुम्हारे पास कुछ जीवन रक्षक उपाय होने चाहिए जिससे तुम खुद को सेफ फील कर पाओगे और मुझे भी तुम्हारी ज्यादा चिंता नहीं होगी। जियोयान उसे तेज कहता है और उस गॉड सील के स्क्रॉल को अपनी स्पेस रिंग में रख लेता है। जूनर अब वहाँ चारों ओर एक आइसोलेशन बैरियर बना देती है ताकि उनकी बातों को कोई भी सुन ना पाए। जूनर जियोयान से कहती है कि तुम्हारे पास जो तुओशी एशियन गॉड जेड है, क्या उसके बारे में और किसी को पता तो नहीं चला? जियोयान कहता है कि मैंने इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया, पर क्या तुम्हारा गु क्लैन इस तुओशी एशियन जेड को हासिल करना चाहता है? जूनर हमें जवाब देती है और बताती है कि प्राचीन समय से ही बहुत कम स्ट्रॉन्ग पेटिशनर फाइट गॉड रियल्म तक पहुंचने में सक्षम हुए थे और तुओशी एशियन गॉड आखिर फाइट गॉड रियल्म के पेटिशनर थे जो डूक्यू कॉन्टिनेंट में दिखाई दिए थे। ऐसा कहा जाता है कि तुओशी एशियन गॉड मरने से पहले एक हवेली को पीछे छोड़कर गए थे और वो तुओशी एशियन गॉड जेड उस हवेली को खोलने की चाबी है। जियोयान कहता है कि गु क्लैन और हॉल ऑफ सोल्स के लोग उस मिशन में पहुंचना चाहते हैं, इसीलिए वो इस तुओशी एशियन गॉड जेड को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और जरूर हॉल ऑफ सोल्स ने इस जेड की को हासिल करने के लिए मेरे पिता को पकड़ा होगा। जूनर कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया और उसे ये भी बताती है कि तुम्हारी जियो फैमिली सालों पहले डोक्यू कॉन्टिनेंट के टॉप का एक फैक्शन हुआ करता था और उस समय के जियो फैमिली के एंसेस्टर काफी महान थे और उनकी कोई भी बराबरी नहीं कर सकता था और वो सिर्फ 100 सालों के समय में कॉन्टिनेंट के टॉप पर पहुंच गए थे, यानी काफी फेमस और पावरफुल हो चुके थे। और जिस जियो फैमिली का उन्होंने नेतृत्व किया उसका हमारे गु कबीले के साथ एक बहुत ही अच्छा रिलेशन था, लेकिन जब वो एंसेस्टर नहीं रहे तो उन्होंने जियो फैमिली की देखभाल करने के लिए पहले ही गु कबीले से रिक्वेस्ट करके एक समझौता बनाया था कि वो क्रिटिकल मोमेंट में जियो फैमिली की ब्लड लाइन को सुरक्षित कर सके। पर दुर्भाग्य से जियो फैमिली की गिरावट की वजह से जियो फैमिली को सेंट्रल प्लेन से छोड़ना पड़ा और उन्होंने फाइनली जियामा एम्पायर में रहने का डिसाइड किया और जियो फैमिली के एंसेस्टर ने हमारे गु फैमिली के साथ जो समझौता किया था वो भी धीरे धीरे टूट गया। पर मैं फिर भी बाद में जियो फैमिली में आई क्योंकि सबसे पहले मेरे पिता चाहते थे कि मैं शांति से अपना बचपन गुजारूं और खुलकर जीऊं और दूसरी तरफ कबीले के कुछ एल्डर चाहते थे कि मैं जियो फैमिली के तुओशी एशियन जेड को वापस लेकर आऊं। जियोयान ये सब सुनकर थोड़ा परेशान होता है और वो पूछता है कि सालों पहले जो जियो फैमिली के ग्रेट एंसेस्टर थे उनका नाम क्या था? जूनर बताती है कि वो जियो जुआन थे। ये वही एंसेस्टर थे जिन्होंने स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज को बनाया था, पर जियोयान को इस बारे में पता नहीं था। जियोयान कहता है कि जियो जुआन नाम सुनने में ही काफी दबंग नाम लगता है, वास्तव में वो जियो फैमिली के एंसेस्टर काफी पावरफुल होंगे। तभी उन्हें किसी के हार्ट की आवाज आती है क्योंकि बाहर से गुलिन और गुशेंग उनकी बातों को सुनने की कोशिश कर रहे थे। जियोयान इससे थोड़ा परेशान होता है, पर उस आइसोलेशन बैरियर की वजह से वो दोनों गु फैमिली के एल्डर को सुन नहीं पा रहे थे। गुशेंग कहता है कि यंग लेडी आखिर उस लड़के से किस बारे में बात कर रही होगी, मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। क्या आखिर उनके बीच क्या हो रहा होगा? जूनर भी अब बाहर आ गई थी। वो कहती है क्या आप दोनों क्या जानने की कोशिश कर रहे हो? दोनों एल्डर हंसने लग जाते हैं और बात को टालते हुए कहते हैं कि हम तो बस यूं ही बातें कर रहे थे। जूनर कहती है कि आप दोनों एल्डर इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तो एल्डर लिन कहता है कि हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे। गुशेंग कहता है कि यंग लेडी काफी रात हो चुकी है, इसीलिए आपको आराम करने के लिए अब चलना चाहिए। और वो दोनों एल्डर जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं जियोयान रूम में मौजूद था। वो सोचता है कि मैं लगातार अपने पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अभी भी मुझे और ज्यादा ताकत की जरूरत है जिससे ही मैं अपनी फैमिली और अपने कबीले को बचा सकता हूँ। चाहे मुझे अपने मास्टर को बचाना हो या जूनियर को हासिल करना हो, सभी के लिए मुझे पर्याप्त ताकत की जरूरत है। और उसे अपने मास्टर याओ लाओ की बात याद आती है कि इस दुनिया में ताकत ही सबसे सर्वोपरि है, ताकत के बिना तुम किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। जियोयान अपने मास्टर को याद करते हुए कहता है कि मास्टर आप हमेशा से ही सही थे, मुझे अब अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। और वो वापस से कल्टिवेशन करने के लिए बैठ जाता है और सोचता है कि मेरी बॉडी पर जो डेमोनिक पॉइजन स्पॉट है अब उसे रिफाइन करने का वक्त आ गया है, क्योंकि मेरी फाइट एंसेस्टर की पावर के साथ इसे रिफाइन करना मुश्किल नहीं होगा और मेरी बॉडी की कठोरता के साथ मैं उस पॉइजन डूक्यू को अपनी बॉडी के साथ मिला पाऊंगा, जिससे निश्चित रूप से मेरी कल्टिवेशन लेवल में काफी सुधार होगा और अब उस
पॉइजन स्पॉट को रिफाइन करने की प्रोसेस को शुरू कर देता है। वहीं हम बाहर गार्डन का सीन देखते हैं जहाँ जूनर और लिटिल फेरी डॉक्टर साथ में बैठी हुई थी और यिन यांग गेम खेल रही थी। जूनर लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है कि इनर एकेडमी में जब मैं जियोयान के साथ थी तब उसने मुझे एक बार बताया था कि तुम उसकी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि मैं अभी भी उसकी दोस्त हूँ और वो भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जूनर कहती है कि मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक पाऊंगी, मुझे जाना होगा, इसीलिए मुझे जियोयान का ख्याल रखने के लिए आपको परेशान करना होगा। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि तुम चिंता मत करो, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई भी उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। जूनर उसे तेज कहती है पर तभी उन्हें अजीब सा एहसास होता है क्योंकि तेज हवाएं चल रही थी। लिटिल फेरी डॉक्टर परेशान होती है और कहती है कि क्या इस रियल वैली के लोग वापस लौट आए हैं या फिर हॉल ऑफ सोल्स के लोग हमें पकड़ने आए हैं। पर जूनर समझ गई थी कि वो लिंक कौन है जो उसे लेने आया है, इसीलिए लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है कि ये मेरे गुक लेन के लोग हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।